ये मूवी 2009 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें कैप्टन रिचर्ड ने समुद्री डाकुओं से अपने जहाज और चालक दल की जान बचाई। जब डाकू ने उन्हें बंधक बना लिया तो देखते हैं उन्होंने इस मुश्किल स्थिति का डटकर कैसे सामना किया। बिना कुछ देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत सोमालिया के समुद्री किनारे से होती है। वहाँ कुछ हथियारबंद लोग आते हैं और स्थानीय लोगों को कहते हैं कि इस बार उन्हें समुद्र से एक बड़ा जहाज पकड़ना होगा। ये लोग समुद्री डाकू हैं और तट पर रहने वाले गरीब लोग भी पैसों की तंगी के कारण उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ से 2 छोटी नाव और एक बड़ी नाव समुद्र की ओर रवाना होती है। ये डाकू समुद्र में सभी जहाजों की स्थिति पर नजर रखते हैं। आसपास के जहाजों पर हमला करना इनके लिए मुश्किल है, लेकिन तभी उन्हें एक जहाज दिखता है जो बाकियों से काफी दूर है और मोवासा की ओर जा रहा है। डाकू ने इस जहाज की संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर लिया है, जिससे वे जहाज की हर बात सुन सकते हैं और जानते हैं कि यह उनके रास्ते से गुजरेगा। दूसरी ओर उसी जहाज को दिखाया जाता है। ये एक मालवाहक जहाज है जिसका कैप्टन रिचर्ड है। रिचर्ड को पता है कि उनका जहाज जिस रास्ते से जा रहा है वह खतरनाक है और वहाँ समुद्री डाकू सक्रिय है, इसलिए वह पहले ही सतर्क है। वह दूरबीन से समुद्र को देखता है और उसे अपने जहाज की ओर तेजी से कुछ आता दिखाई देता है। हालांकि वह अभी बहुत दूर है। रडार पर नजर डालते ही उसे समझ आ जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कैप्टन अपने चालक दल को जहाज को बाईं ओर मोड़ने का आदेश देता है। जैसे ही जहाज मुड़ता है तो पीछा करने वाले भी मुड़ जाते हैं। रिचर्ड को शक होता है कि शायद ये मछुआरे हो सकते हैं जो मछली पकड़ने के लिए आए होंगे, लेकिन दूरबीन से दोबारा देखने पर उसे साफ दिखता है कि 1 मील की दूरी पर मौजूद नाव में हथियारबंद लोग हैं। अब यह पक्का हो जाता है कि ये डाकू हैं। कैप्टन रेडियो उठाकर पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करता है। पहले भी उसने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार वह पुलिस को बताता है कि 2 नाव उनका पीछा कर रही हैं, जिनमें हथियारबंद डाकू हैं और शायद उनकी एक बड़ी नाव भी पीछे हो। रिचर्ड जानता है कि डाकू उनकी बात सुन रहे हैं। वह चालाकी से आवाज बदलकर कहता है, 5 मिनट में सेना का हेलीकॉप्टर तुम तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल उसका पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ था। यह एक उसकी चाल थी ताकि डाकू डरकर भाग जाए, और ऐसा ही होता है। 2 नावों में से एक नाव लौट जाती है क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। पीछे की बड़ी नाव में एक बुजुर्ग डाकू भी डर जाता है और पीछा छोड़ देता है, लेकिन एक नाव जिसमें 4 डाकू हैं अब भी उनके पीछे लगी रहती है। रिचर्ड कहता है, हम इसे लहरों में उलझा देंगे। रिचर्ड जहाज की गति कम करवाता है और उसे दाएं बाएं करने का आदेश देता है। इससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो जाती हैं, जिसके दबाव से डाकुओं की नाव का इंजन बंद हो जाता है। रिचर्ड का जहाज अब उनसे काफी दूर निकल जाता है। अब रात को चालक दल के सदस्य आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि अगर डाकुओं ने फिर हमला किया तो क्या करेंगे। रिचर्ड कहता है, हम उन्हें वैसे ही रोकेंगे जैसे आज रोका। एक सदस्य सुझाव देता है कि डाकुओं से लड़ना उनका काम नहीं है, उन्हें जहाज को दूसरा रास्ता लेकर ऐसी जगह से जाना चाहिए जहां डाकू ना पहुंच सके, और कहता है अगर हम पूरी गति से चलें तो 8 घंटे में 100 से 150 मील का सफर तय कर सकते हैं। रिचर्ड समझाता है कि अफ्रीका के इस इलाके में 5 अलग अलग डाकू गिरोह सक्रिय हैं और हर 300 मील पर उनका सामना हो सकता है, इसलिए सीधा उन्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहिए, और वो मोवासा की ओर ही चलने लगते हैं। अगली सुबह वही डाकू जिनकी नाव का इंजन खराब हुआ था फिर से उनके जहाज का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड समुद्री पुलिस को फोन करता है और इस बार संपर्क हो जाता है। वह बताता है कि डाकू उनके जहाज पर हमला करने वाले हैं। पुलिस जवाब देती है कि वे जल्द से जल्द मदद भेजने की कोशिश करेंगे। रिचर्ड जहाज के पानी के दबाव पंप चालू कर देता है ताकि पानी की तेज धार से डाकुओं की नाव पास ना आ सके। डाकू हमला करते हैं लेकिन पानी के दबाव से पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो चारों डाकू जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। रिचर्ड समझ जाता है कि जहाज अब उनके कब्जे में है। कैप्टन टेलीफोन से अपने चालक दल को आदेश देता है, सब लोग इंजन रूम में छिप जाएं, जब तक मैं पासवर्ड सेफ टाइम ना बोलूं कोई बाहर ना निकले। अब चारों डाकू रिचर्ड और उनके 2 साथियों को बंधक बना लेते हैं। डाकुओं का सरदार मूसा रिचर्ड से कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, हम किसी को मारने नहीं सौदा करने आए हैं। रिचर्ड जवाब देता है, इस जहाज पर सिर्फ खाने पीने का सामान और दस्तावेज हैं, हमारे पास केवल $30,000 हैं, चाहो तो ले जाओ और चले जाओ। मूसा कहता है, हम भिखारी नहीं हैं, अपने सारे साथियों को जहां बुलाओ।
रिचर्ड टेलीफोन से कहता है सब बाहर आ जाओ, लेकिन पासवर्ड नहीं बोलता, इसीलिए कोई ऊपर नहीं आता। नीचे से चालक दल जहाज को बंद कर देता है। मूसा गुस्से में पूछता है यह बंद कैसे हुआ? रिचर्ड कहता है शायद तेज चलाने से खराबी आ गई हो। डाकू फिर घोषणा करते हैं नीचे वाले लोग ऊपर आ जाएं, नहीं तो हर मिनट में एक एक आदमी को मार देंगे। लेकिन फिर भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि रिचर्ड का आदेश था। रिचर्ड मूसा को कहता है कि वो नीचे जाकर जांच करना चाहता है। वह कहता है नीचे इमरजेंसी लाइट चालू है, अगर वह बंद हुई तो कुछ दिखेगा नहीं। ऐसा कहते हुए वह अपने वॉकी टॉकी का बटन चालू कर देता है। इंजन रूम में छिपे हुए लोग यह सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें लाइट बंद करनी होगी। एक सदस्य जनरेटर बंद करने जाता है। रिचर्ड, मूसा और एक डाकू नीचे जाते हैं। रिचर्ड जानबूझकर उन्हें गलत जगह ले जाता है, लेकिन मूसा दीवार पर लगा मैप देख लेता है और कहता है मुझे इंजन रूम में लेकर चलो, सारी गड़बड़ी वहां से ही हुई है। रिचर्ड कहता है ठीक है, लेकिन पहले पानी लेते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। पानी लेने के दौरान रिचर्ड अपने एक साथी को कोल्ड स्टोरेज में देख लेता है। वह मूसा के साथी से कहता है तुमने जूते नहीं पहने, चोट लग सकती है, और पानी लेकर तीनों वहां से निकल जाते हैं। छिपा हुआ साथी वॉकी टॉकी से बाकियों को बता देता है कि डाकुओं ने जूते नहीं पहने हैं, और चालक दल इंजन रूम के दरवाजे के बाहर कांच बिखेर देते हैं। जब मूसा का साथी वहां पहुंचता है तो उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। तभी लाइट चली जाती है क्योंकि जनरेटर बंद हो चुका है। मूसा गुस्से में रिचर्ड से पूछता है यह क्या हो रहा है? रिचर्ड कहता है मुझे नहीं पता, अंधेरे में कुछ नहीं ढूंढ सकती, ऊपर चलें। मूसा अपने जख्मी साथी को रिचर्ड के साथ ऊपर भेजता है और खुद इंजन रूम में तलाश शुरू करता है, लेकिन चालक दल उसे पकड़ लेता है। ऊपर कंट्रोल रूम में रिचर्ड और जख्मी डाकू पहुंचते हैं। इंजन रूम से चालक दल रेडियो पर आदेश भेजता है तुम्हारा सरदार हमारे पास है, रिचर्ड और बाकियों को छोड़ो। रिचर्ड मूसा से कहता है तुम्हारे पास नाव नहीं है, हम तुम्हें लाइफ बोर्ड और $30,000 दे सकते हैं, ये खेल खत्म करो। मूसा मान जाता है। कैप्टन रिचर्ड तीनों डाकुओं को लाइफ बोट चलाना सिखाता है और मूसा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन लाइफ बोट में जाते ही मूसा अपने एक साथी को इशारा करता है और उसका साथी रिचर्ड पर हमला कर देता है और रिचर्ड को पकड़कर लाइफ बोट का दरवाजा बंद कर देता है। अब ये चारों पायरेट्स कैप्टन रिचर्ड को किडनैप करके समुद्र में उतर जाते हैं। अब ये बात अमेरिकी नौसेना को भी पता लग जाती है। अमेरिकी नौसेना ड्रोन से उनकी निगरानी करती है। डाकू सोमालिया की ओर बढ़ रहे हैं। वो सोमालिया पहुंचकर रिचर्ड की कंपनी से फिरौती मांगेंगे। अब डाकू आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि इनकी नाव में ड्रग्स खत्म हो रही है, जिस वजह से वो टेंशन में आ रहे हैं। और अब नौसेना कमांडर मूसा से कहता है रिचर्ड को छोड़ दो, हम तुम्हें जाने देंगे। मूसा कहता है हम आतंकवादी नहीं हैं, मछुआरे हैं, उसे तभी छोड़ेंगे जब $10 मिलियन मिलेंगे। नौसेना कहती है यह इतना आसान नहीं है, हम तुम्हें अभी के लिए खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। मूसा मान जाता है। नौसेना की नाव आती है और रिचर्ड को दिखाने को कहती है। रिचर्ड बाहर आता है और कहता है मेरे परिवार को बताओ, मैं लाइफ बोट की सीट नंबर 15 पर हूँ। यह नौसेना के लिए एक संकेत था। मूसा नौसेना से काफी देर तक बात करता रहता है, जिससे उसके साथी को उस पर शक हो जाता है और वो रिचर्ड के पास गोली चलाता है, जिससे नौसेना पीछे हट जाती है। अब रात होती है, सोमालिया करीब है। रिचर्ड टॉयलेट जाने की इजाजत मांगता है और मूसा का एक जख्मी साथी उसे बाहर लेकर जाता है। रिचर्ड बाहर आकर उसे धक्का मारकर पानी में फेंक देता है और खुद भी पानी में कूद जाता है और तैरकर जहाज की ओर बढ़ने लगता है। अब अमेरिकन सेना को भी लगता है कि दो लोग उस लाइफ बोट में से जहाज की ओर आ रहे हैं, इसलिए लाइफ बोट को घेर लिया जाता है। लेकिन मूसा रिचर्ड को पकड़ लेता है और वापस बोट पर ले आता है। नौसेना हेलीकॉप्टर से उसे घेर लेती है और कहती है तुम्हें सोमालिया नहीं जाने देंगे, रिचर्ड को छोड़ दो। मूसा रिचर्ड को गन पॉइंट पर बाहर लाता है और कहता है चालाकी की तो मार दूंगा। नौसेना कहती है हमने तुम्हारे बॉस से बात की है, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन एक को हमारे पास आना होगा। मूसा तैयार हो जाता है। नौसेना नाव से लाइफ बोट को रस्सी बांधती है और लाइफ बोट पर एक माइक्रोफोन भी लगा देती है और मूसा को नौसेना ले जाती है। बाकी तीनों डाकुओं पर तेज रोशनी डाली जाती है, जिससे वो कुछ देख नहीं पाते। अब रिचर्ड को लगने लग जाता है कि वो नहीं बचेगा, इसलिए वो एक लेटर लिखने लगता है, लेकिन एक पायरेट्स उसे देख लेता है और अब दोनों में लड़ाई होती है। और अब ये तीनों पायरेट्स रिचर्ड को बांध देते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और इनमें से एक खतरनाक डाकू उसे गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन बाकी दो ऐसा नहीं चाहते। अब अमेरिकी स्नाइपर भी काफी देर से उन पायरेट्स में से दो के हेड पर एम करके बैठे हैं
अब जब अमेरिकी सेना लाइफ बोट को खींचना बंद करती है तो तीनों पायलट्स स्नाइपर के एम में आ जाते हैं और स्नाइपर एकदम से तीनों को मार देते हैं और रिचर्ड को बचा लिया जाता है। मूसा, जिसे अमेरिकन नौसेना ने पकड़ लिया था, उसे 33 साल की सजा होती है। वो आज भी अपनी सजा काट रहा है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।